हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कुछ मैथ्स के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ फिगर ऑफ अ पॉलीगॉन दैट हैज 6 साइड्स, फाइंड द एक्सटर्नल एंगल y ऑफ द पॉलीगॉन एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर दिया हुआ है और इसमें y की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि y की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है वो ये है, यहाँ मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। मेन कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे n जो होता है ना, वो n होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स क्या क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, n की जगह 6 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो गया, और 4 और इंटू 180, तो 4 इंटू 180 क्या होता है 720। ठीक है, तो इसका मतलब 720 इसके इंटरनल एंगल्स जितने भी हैं उनका सम है। अब इंटरनल एंगल्स को हमें सम अप कर देना है। जैसे यहाँ 5x है, यहाँ 7x, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 और 11 कितना हो गया 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29, यानी 29x हो गया इधर। अब देखो प्लस वाले जोड़ देते हैं, 11, 11 के बाद यहाँ 5, 11 5 कितना हो गया 16, 16 हो गया, और 16 और यहाँ पे 140, तो यहाँ कितना हो गया 156। ठीक है, और माइनस वाले जोड़ लो, माइनस में -7 और यहाँ पे -9 -16, यानी ये फिर से 140 हो गया, और दिस विल बी इक्वल टू 720। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया 140, 140 यहाँ आके घटेगा। ठीक है, यहाँ आके क्या घटेगा 140 घटेगा, 140 इसमें से जाएगा तो यहाँ से 20 चला गया। ठीक है, और 20 और चला जाएगा तो 680, 680 हो जाएगा ये, और 680 के बाद 100 और जाएगा, 140 घटा रहे थे तो 100 और जाएगा तो कितना हो जाएगा 580, यानी 580 हो गया इधर। और यहाँ 29x था तो 29 इधर आएगा, और यहाँ डिवाइड में जाएगा 29, 29 से ये 2 बार में जाएगा तो ये 20, इसका मतलब ये 20 आ रहा है। x की वैल्यू हमारे पास आ गया 20। अब x की वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ से बताओ ये जो है एक लाइन पर बनने वाला एंगल जो है ये 180 के बराबर होता है। दोनों का सम जो है 180 के बराबर होगा। इसका मतलब 3x + 5 + y = 180। यहाँ 3x + 5 क्या हो जाएगा, 3x + 5 हो जाएगा 3 × 20 60, और प्लस 5 65, 65 + y = 180। ठीक है, इसका मतलब y = what 115, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये सब बहुत जल्दी कर सकते हो। ऐसे आप बिल्कुल बेसिक लेके मैं चलूँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या बोल रहा है कि इन दी फॉलोइंग फिगर AD डिवाइड्स BC। AD जो है ना, ये AD जो है ये BC को डिवाइड कर रहा है, ये इस वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, मतलब ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट EF एंड AD इज ड्रॉन। EF और AD, अब ये देखो EF और ये AD, इन दोनों को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जिससे कि है ये CE और EA,
ये किस रेशियो में है, 1:5 के रेशियो में है, ठीक है, ये 1:5 के रेशियो में है। अब ये बोल रहा है कि पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल भी हैं एक दूसरे के, ठीक है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो ये इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। दोनों ट्रायंगल मतलब क्या, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है, और ये जो ट्रायंगल है ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें भी ये एंगल सेम है, ठीक है, और ये एंगल दोनों में इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, एक लाइन पे दोनों पैरेलल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ठीक है। अब एंगल एंगल से ये सिमिलर हो गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर ये एंगल एंगल से सिमिलर है तो आपको पता है कि ये इसकी लेंथ मान लो कि 1 है, 1:5 के रेशियो में था, इसकी लेंथ 1 है और इसकी लेंथ 5 है। तो इस हिसाब से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को देखें, इस ट्रायंगल का एरिया वैसे दे भी रखा है, क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF एंगल का एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ठीक है, स्क्वायर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो इसका क्या दे रखा है, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 1 अगर इसकी लेंथ थी तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस टोटल की लेंथ क्या आ रही है, यहाँ पे इस टोटल की लेंथ आ रही है 6, 1 + 5 6। तो इस हिसाब से इसकी लेंथ, इसका एरिया क्या होना चाहिए पूरे का, इस पूरे का एरिया होना चाहिए, यानी कि ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं। अगर इसका निकल गया तो पूरे का निकल जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल पे एक हाइट है, ये कॉमन, तो अगर कॉमन हाइट हो और ये किसी भी रेशियो में x:y के रेशियो में बांट रहा है, तो इन दोनों का एरिया भी इसी रेशियो में होगा। इसका मतलब ट्रायंगल ACD का जो भी एरिया होगा वो ट्रायंगल ADB से किस रेशियो में होगा, जिस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट्स थे। लाइन सेगमेंट्स किस रेशियो में थे, ये था 3 और ये था 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ACD एक्चुअली में था कितना, ACD हमारा 36 था, ये था 36, ठीक है। तो 3 से 12 इंटू होके 36 आया, 2 से 12 इंटू होके ये कितना आ जाएगा, 24। अब हमको इसका एरिया पता चल गया, इसका भी एरिया पता चल गया टोटल का, तो दोनों को जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा 60, यही आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 145, ये कुछ भी, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है, ये समझ लो, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल इज दिस, रेशियो दिया हुआ है डायगोनल का, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। दैट मीन्स इसका एरिया क्या दिया हुआ है, 14504, और ये हाफ इंटू D1 इंटू D2 होना चाहिए। D1 D2 हमको पता तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन उसके रेशियो पता है। तो मान लो कि ये रेशियो जो दिया, मानना क्या है, रेशियो दिया हुआ है 37:49, तो ये 37x होगा कुछ ये, और ये 49x होगा समथिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पे चला जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 14504 इंटू 2 बराबर
इंटू 37 इंटू 49x²। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 7 से ये 7 बार में चला गया, 7 से इसको दे दो 2 बार में, ये 0 बैठे 7 बार में आया, यहाँ 2 बार में हो गया, 7 से अब ये दोबारा चला जाएगा 2 बार में 67, 9 बार में 63, और उसके बाद फिर ये 42 6 बार में। अब ये 37 से देखो ये कितने बार में, 7 8 या 56 होता है ना, तो 8 बार में ही चला जाएगा। ठीक है, अब 8 इंटू 2 ये हो गया 16 ये जो है x² के बराबर, यानी x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4। x की वैल्यू अगर 4 है तो हमारे पास शॉर्टर वाला क्या था, ये था, शॉर्टर वाला था 37x, तो ये क्या हो जाएगा 37 इंटू 4। ठीक है, यूनिट डिजिट से हमारे पास अगर ऑप्शंस रहते तो हम यूनिट डिजिट से देख लेते। अब 37 इंटू 4 करना है तो क्या करोगे, 4 इंटू 30 120, और 4 इंटू 7 28, तो 120 प्लस 28 यानी 148। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, तो इसमें हम क्वेश्चन देख रहे थे, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि द स्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर filled with water can fill 15 hemispherical cups of radius 7 centimeter. Find the water left in the container. ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी हमारे पास एक स्फेरिकल कंटेनर है और हमारे पास सेमी स्फेरिकल कप्स हैं। ठीक है, अब ये कितने कप हैं, ये 15 कप हैं जो भर दिए गए हैं। किसके द्वारा भर दिए गए, इसमें जो पानी था उससे ही इसमें डाले गए। ठीक है, इसमें भरे गए 15 कप ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, अब ये भरने के बाद इसमें कुछ पानी बच गया होगा, इसमें कुछ वाटर रिमेनिंग होगा, वही रिमेनिंग वाटर हमें निकालना है। तो इसके लिए अप्रोच क्या होगा, हम इसमें कितना पानी अट सकता है वो निकाल देते हैं। अब वो कितना पानी अट सकता है वो निकल गया, और इसमें पानी कितना अट सकता है, ये हर एक इंडिविजुअल कप्स जो हैं उसमें कितना अट सकता है ये निकाल देंगे हम। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल कप का अगर पानी की कैपेसिटी निकल जाती है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, तो हम उससे नंबर ऑफ कप्स जो कि भरे जा सकते हैं इसके वाटर से ये पता चल जाएगा। और जब वो पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे कि कितने कप भरे जा सकते हैं। उसमें से 15, ये बोल रहा है कि 15 ही कप भरे गए हैं, तो 15 कप की वॉल्यूम जो है उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बच गया वही पानी तो बचेगा, इसमें वही पानी इसमें बच गया होगा, क्योंकि ये फिर भरा नहीं बाकी कप्स को। तो इस तरीके से जो है हम अप्रोच करेंगे। अब देखते हैं इसको पहले इरेज करते हैं, हम इसको अप्रोच देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होगा, स्फेयर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, और यहाँ क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 2/3, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में हो जाएगा, पाई पाई कट गया। ठीक है, और आर क्यूब, इसका आर क्या था 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, यही बचा था ना, आर क्यूब बचा था सिर्फ। तो अब यहाँ से काटो इसे 3, तो ये सारा कट जाएगा, ये ऊपर 3 3 काट देगा ये। ठीक है, तो इसलिए ऊपर क्या आ गया 2 इंटू 3 क्यूब, यानी कि 27 इंटू 2 54 कप भरे जा सकते हैं उस पानी से। ठीक है, लेकिन भरे कितने जा रहे हैं सिर्फ 15, तो 15 ही अगर भरे जा रहे हैं तो इसमें से 15 माइनस हो जाएगा, 15 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा 39 बचेगा, 39 बचेगा। अब ये 39 बच रहा है
तो ये 39 जो बच रहा है, इतना ही पानी तो बचा होगा इसमें, इस स्फेरिकल जो कंटेनर थे उसमें। तो इसका मतलब 39 इंटू 2/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू लिख लो, 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, यही निकालना है। 7 से 7 कट गया, 3 से 1 8 2 बार 13 बार में, ठीक है। इसके बाद और कुछ कटने वाला है? और कुछ नहीं कटने वाला है। 13 दूनी 26, 26 इंटू 22 के 2 को ले लो, 26 इंटू 2 52, 52 इंटू 49, इधर का ये दोनों 49 और इंटू 11, यही आएगा। अब 52 और इसको करो तो 52 इंटू 50 करोगे तो 2600 आ जाएगा, 2600, ठीक है। और उसमें से माइनस कर दो 52, तो कितना हो जाएगा 2548, 2548 इंटू 11, अब 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 8 लिख दिया, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, और यहाँ पे 4 5 0 हाथ में 1, 7 1 8, और ये 2 का 2 उतर गया। तो यानी कि ये आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन, ठीक है, हैव इक्वल बेस, इनका बेस बेस रेडियस, तो इन रेडियस इक्वल है और इक्वल हाइट, हाइट भी इनकी इक्वल है। अब क्या कह रहा है कि इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया आर इन रेशियो ऑफ दिस, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब किसी के बीच का रेशियो पूछ रहा होगा, देखो आगे। देन द रेडियस ऑफ द बेस टू हाइट, देखो रेशियो पूछ रहा है, रेडियस और हाइट के बीच का रेशियो पूछ रहा है। हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें पता तो हमें सब कुछ है, सी एस ए ऑफ क्या, सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर पता रहना चाहिए, और सी एस ए ऑफ कोन पता रहना चाहिए, ठीक है, यही पता रहना चाहिए ये दोनों चीज़ें। तो सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का 2πr/h होता है, और कोन का क्या होता है, πr/l होता है, ठीक है, πr/l। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और यहाँ पे क्या कह रहा था कि इनका बेस रेडियस इक्वल है, बेस रेडियस इक्वल है, तो ये रेडियस रेडियस भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट, अब बोल रहा था कि हाइट इक्वल है, लेकिन यहाँ हाइट तो है नहीं, यहाँ पे एल है, स्लैंट हाइट, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास है 2h डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अब ये जो एल होता है ना, वो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे कोन है, ठीक है, कोन का ये बेस है, इसमें आर रेडियस है मान लो, और ये इसकी हाइट है, ये एच है, तो ये जो होता है ये, इसी को कहते हैं स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम समझ सकते हो कि एल इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट अंडर में रहता है। इसका मतलब 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और ये इक्वल टू क्या है, इसका रेशियो हमारे पास दिया हुआ था 6:7, 6:7। अब देखो ये 2 से इसको 3 बार में काट सकते हैं, यानी कि 7h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 7h इज इक्वल टू 3 इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करो, 49h स्क्वायर इज इक्वल टू 9h स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे ये इधर आएगा तो 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इतना तो समझ ही रहे होगे, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर, बताओ, यहाँ पे 40h हो गया था, 40h स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर को नीचे, तो यानी कि यहाँ पे 40 हो गया और नीचे हो गया 9, ठीक है। अब तुम समझदार हो, अब ये देखो आर स्क्वायर, अब दोनों पे अब रूट अंडर चढ़ा दो, तो रूट अंडर 46 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, और रूट अंडर 3 आ रहा होगा, मतलब अगर काटेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा और इज टू 1 आएगा, यही होगा आंसर, 2.1 इज टू 1, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 240, सेक स्क्वायर 240 tan 225 और ये इनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालनी है, हम लोगों को इंडिविजुअली ये निकालना होगा। ठीक है, अगर आप अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल वाले हो तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आप देखो सेक 240 का मतलब है कि 180 प्लस 60, तो इसका मतलब सेक 60 निकालना है, सेक 60 निकालना है, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो माइनस क्या हो जाना चाहिए 60, सेक 60 होगा 2 -2। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे करो, यहाँ पे tan 225 यानी 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 यानी tan 45, लेकिन क्या रहेगा प्लस में रहेगा क्योंकि ऑल स्टूडेंट टेक यानी कि tan पॉजिटिव में है, तो यानी कि tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करते हैं सेक 240 का मतलब सेक 60 लेकिन माइनस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा तो -2 यानी +2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इनटू हो रहा है क्या, कॉट 210 यानी 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 यानी कि कॉट 30, कॉट 30 जो है वो भी पॉजिटिव में रहेगा। कॉट 30 क्या होगा, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो कॉट 30 होगा √3, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। cos 225 क्या होगा 180 प्लस 45 यानी कि cos 45 होगा, लेकिन माइनस में होगा, तो माइनस cos 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2, एक सेकेंड, 1/√2। ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ नीचे आते हैं tan 240, 180 प्लस 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 होता है √3, तो ये √3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद सेक 225 यानी कि माइनस सेक 45 क्या हो जाएगा √2, यानी कि -√2। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आएगा 4 1 5, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2√6। ठीक है, 2√6 -2√6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे √3 माइनस √2, ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, यहाँ पे √3 माइनस √2 है, तो यहाँ पे √3 प्लस √2 से इंटू करेंगे, √3 प्लस √2, और यहाँ पे √3 प्लस √2। ठीक है, अगर इसको करते हैं तो देखो यहाँ पे 3 से दोगे, यहाँ पे 5√3 माइनस 2√18, ठीक है, प्लस 5√2, उसके बाद माइनस 2√12। ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या 3 - 2 1 हो जाएगा, तो यानी नीचे 1 हो गया। अब यहाँ देखो 5√3, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 9 × 2 होगा, तो 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, यानी -6√2। ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5√2, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 × 3, 4 बाहर आएगा 2, यानी 4√3। ठीक है, अब यहाँ देखो 4√3, यहाँ 5√3, तो ये क्या होगा √3, और यहाँ क्या है माइनस प्लस माइनस होगा, यानी -√2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर टू एक्यूट एंगल्स ए एंड बी, ए और बी एक्यूट एंगल है, 1 + tan A 1 + tan B इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan दिस। तो यानी tan A प्लस बी जो एंगल है, इसकी वैल्यू अगर निकल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन इसके लिए ना जब भी ऐसा आएगा तो हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करना होगा, कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला इसमें आ रहा होगा ज़रूर, तभी ये हो रहा होगा। किसी भी फॉर्मूला में मतलब ये फिट बैठेगा।
तो हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया रहता है ना उसको हमको सॉल्व करना होगा, ये ध्यान रख लेना इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी फॉर्मूला में ये आ रहा होगा पक्का, 1 + tan a, ये जरूर tan a + b में आ रहा होगा जैसा मुझे लग रहा है, तो लेकिन देखते हैं, पता नहीं। tan b = 2, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। तो 1 + tan a और 1 + tan b, 1 से पूरा करो तो 1 +, ठीक है, यहाँ पे 1 + tan a, 1 + tan a प्लस 1 + tan a और वो tan b प्लस tan a tan b, ठीक है, ये हो गया = 2। अब ये देखो, ये इधर माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो यहाँ क्या हो गया, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b = 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि इसको उधर ले जाते हैं, यानी tan a प्लस tan b = 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया। अब देखो ये आ रहा है कुछ, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई, अब इसको नीचे ले आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, ये क्या होता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, इधर 1 हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है। tan a प्लस b = क्या, 1, यानी कि ये कब होता है tan 1, जब ये 45 होता है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 45। अगर a प्लस b 45 है तो a प्लस b प्लस ये क्या हो जाएगा, 45 + 15 60 हो जाएगा। तो यानी कि tan 60 की वैल्यू पूछ रहा था हमसे, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, यही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। वैसे तो ऑप्शन अगर दिया रहता तो हम ऑप्शन पे कर सकते थे, ठीक है, वही अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, बाकी सब देख लो, ठीक है। 4 sin² x प्लस माइनस 4 sin टू द पावर 4x - 1। अब देखो ये कॉमन है ना, इसमें से कॉमन हम लेते हैं, 4 sin² x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस sin² x, ठीक है, 1 माइनस sin² x, यहाँ -1 रहने देते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है cos² x, ठीक है, यहाँ हो गया 4 sin² x, ठीक, और ये हो गया -1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको देखो, इसको ये किसका स्क्वायर हो गया, ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर है, -1 हो गया, ठीक है। अब 2 sin x cos x तो पता ही होगा, sin 2x को लिखते हैं ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स = sin 2x, तो ये sin 2x हो जाएगा, sin 2x sin 2x। अब इसका ये स्क्वायर है, ये -1, यानी कि ये क्या बना, sin² 2x - 1। अब ये देखो, जब भी sin² थीटा रहता है, ये तो पता होगा ना कि sin² थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ sin² 2x है, sin² 2x है, तो sin² 2x की भी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम 1 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो ये -1 यानी ये 0,
यानी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होती है, ये याद रखना है कुल मिला के, ठीक है। और बाकी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा होगा, ये इसको रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, if x cube plus y cube is equal to this, x plus y is equal to 4, then what would be the value of xy are real numbers। तो ये तो सिंपल है, x plus y का होल क्यूब इज इक्वल टू जो भी इनका होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है ना फॉर्मूला, ये तो पता ही होगा एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर दो, इसको निकल जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है एक्स में, हाँ निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स प्लस वाई क्या है 4, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो इसको, ठीक है। एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू दिया हुआ है 88, तो ये 88 हो गया, ठीक। और प्लस यहाँ पे 3xy तो निकालना ही है, तो इसको ऐसे ही छोड़ो। और यहाँ एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिखो, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 माइनस में, और यहाँ पे हो रहा है 12, तो 12 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगी एक्स वाई की वैल्यू। और ये क्या आ रही है एक्स वाई की वैल्यू, ये 2 यानी -2, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू दिस, ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस, ये वैसा ही है लगभग। इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है ना, ये चीज़ याद रखना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और ए क्यूब एक और होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये दो फॉर्मूला होते हैं, इनको याद रखना, बस इसी पे डायरेक्ट पूछा है। यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखा है, क्या पूछ रहा था, ये माइनस वाला है ना, हाँ। तो देखो इसकी वैल्यू दे रखा है कि इसकी वैल्यू क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू 2 दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखा है, ये जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू दे रखा है कि ये 71 है, और इसकी वैल्यू है, और डायरेक्ट पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 71 142, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 5/13 ऑफ x, यानी एक्स वाई दोनों की वैल्यू दे दी है, ठीक है। ये सॉल्व करके y निकल जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो हमको तो पता ही है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा इसमें, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो हमको यहाँ पे वैसे ये पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमको पता है 13, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखो यहीं पे निकल जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13 ऑफ x, x है 13, 13 इंटू 5/13, 13 इंटू 5/13 क्या होगा, लिख के बताना पड़ेगा क्या, 5/13 इंटू 13, 13 कट गया, यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। यानी y की वैल्यू हो गई, अरे यार y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5, x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्ट इसमें, इस फॉर्मूला में 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 प्लस y का स्क्वायर, y यहाँ पे 5 निकला है तो 5 25, अब जोड़ दो इन दोनों को, 5 9 14 का 4 हाथ में 3 और 9
यहाँ 1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8, 9 9 18 का 8 में 1 3, 388 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अ पर्सन पेड 34,000 फॉर अ मोबाइल फोन आफ्टर अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, 15% के सिंगल डिस्काउंट के बाद इसको 34,000 का मोबाइल पड़ा है। ठीक है, इफ ही वॉज इंस्टेड गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%, देन हाउ मच ही वुड हैव टू पे। तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट मिला, 15% का डिस्काउंट मिला तो उसको 34,000 का पड़ गया मोबाइल। ठीक है, कुछ ज़्यादा का होगा तभी तो 34 का पड़ा है 15% डिस्काउंट के बाद। तो 15% डिस्काउंट के बाद 3400 का पड़ा, 34,000 का पड़ा है। तो अगर उसको 15% का डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं दिया जाता और उसको 10% का डिस्काउंट मिलता पहले और उस पर सक्सेसिव फिर 5% का मिलता, तो क्या डिफरेंस आता है इसमें। ठीक है, तो फिर उसको कितना पे करना पड़ता, मतलब कितने का उसको वो मोबाइल पड़ता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत सही है। 15% का मतलब हमको पता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 15% के। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। इसका मतलब है कि अगर 20 की कोई चीज़ थी तो वो 3 कम करके 17 में दी गई है। और 17 में नहीं दी गई है, वो एक्चुअली दी तो गई है 34,000 में। 34K इसको बोल सकते हैं। अगर 34K में दी गई है तो यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या होती, एक यूनिट की वैल्यू 2000, 2K। ठीक है, तो इस हिसाब से 20K की वैल्यू क्या होगी, 40,000, 40K। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि भाई ये जो मोबाइल फ़ोन था वो 40,000 का था। ठीक, अब उसे क्या बोल रहा है कि 10% और 5% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा गया। तो अब देखो 10% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है, x%। अगर x% और y% का सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिया गया है तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो देखो अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मुँह जानी करो, यहाँ पे 10 है और 5 है यानी 15 तो हो गया इतना फिक्स, और माइनस 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, 50/100 यानी आधा, यानी 0.5। आधा को 0.5 लिख सकते। इसका मतलब ये 14.5% का डिस्काउंट इसको मिला होगा। अच्छा, 14.5% का डिस्काउंट मतलब अपने वो रियल प्राइस से 14.5% कम, यानी कि 14.5% कम, यानी कि क्या हो जाएगा 100 में से 14.5 माइनस करो, वो अपने प्राइस के 85.5% पे बेचा गया होगा। ठीक है, तो अगर उसका प्राइस था P और उस पे उसको 85.5 पे बेचा गया। अच्छा, प्राइस क्या, प्राइस तो हमको पता ही है 40K। ठीक है, 40K और 5.5/100 ऐसे ही कर सकते हैं ना। अब ये पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ 0 देते हैं, 3 0 यहाँ पे K को उड़ा देगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 40 इंटू 855 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ देखो 0 का 0 यहाँ पे लिख दो, ये 0 यहाँ पे उतर गया, 4×5 = 20 का 0, 2 गया हाथ में, 4×5 = 20, 2 22 का 2, 2 गया हाथ में, 4×8 = 32 और 2 34, यानी 34,200 का मोबाइल उसको पड़ा होता। तो अब इसमें आगे भी पूछ सकता था कि उसको क्या घाटा होता या नुकसान होता, तो घाटा देख ही रहे हो, इसको घाटा हुआ है। यहाँ 3400 का पड़ रहा था, यहाँ 34,200 का पड़ रहा है, मतलब 200 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना होता। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता था। वैसे ये आंसर 34,200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि अ विलेजर बाइज अ गोट, बकरी खरीदता है, एंड अ शिप, भेड़ खरीदता है, टुगेदर फॉर 14,250 रुपये का दो चीज खरीद के लाता है, क्या, बकरी और भेड़। ही सोल्ड द शिप एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। शिप को, भेड़ जो होता है उसको प्रॉफिट पे बेचता है 10%, और गोट एट अ लॉस ऑफ 20%। अब 20% के लॉस पे बेचता है।
इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, दोनों को सेम ही प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा है, दोनों को सेम ही प्राइस पे बेच रहा है। तो ये किस स्थिति में हो सकता है? ये इसी स्थिति में हो सकता है जबकि अभी बताते हैं क्या होता है। ठीक है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एनिमल। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इसमें अब हमें आगे बढ़ना है। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ 10%। भैया 10%, ये क्या, किस पे? शिप पे। ये था शिप, और इस पे 10% का प्रॉफिट हुआ, और ये था मान लो यहाँ पे है गोट। ठीक है, तो शिप पे 10% का प्रॉफिट, तो मान लो 10 की चीज़ जो है वो 11 में बेचा। ठीक है, गोट को क्या किया? 20% का नुकसान। 20% को क्या बोलते हैं? 20% को बोलते हैं 1/5, यानी 5 की चीज़ को 4 में बेचा। लेकिन बोल रहा है कि ये दोनों तो सेम होना चाहिए, यहाँ सेम नहीं हो रहा है। सेम बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और इसको एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होता है इन दोनों का? 44, और 44 के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई। तो अब ये हो जाएगा। अब देखो इक्विवेलेंट जो बनेगा यहाँ पे, 1 मिनट इसको मिटाता हूँ। हाँ, अब ये जो इक्विवेलेंट रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 4 से हम यहाँ पे भी इंटू करेंगे, यहाँ पे भी इंटू करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? 40, मतलब पहले 40 था, अब ये 44 हो चुका है। ठीक, और यहाँ पे 11 से इंटू करेंगे तो ये पहले 55 का था, और अब ये 44 का हो चुका है। क्लियर? ठीक है, ये पहले की प्राइस है, ये पहले की प्राइस है दोनों, और ये बाद की प्राइस है दोनों, जो कि सेम है। तो ये पहले वाली प्राइस, ये किसकी प्राइस थी? ये शिप, और ये गोट। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मिला के देखे तो देखे कि ये 95 हो रहा है। मतलब वो 95 रुपये में लेके आया था? नहीं, 95 यूनिट रुपीज़ में लेके आया था, लेकिन एक्चुअल रुपीज़ दिया हुआ है कि 14,250। इसका मतलब 95 जो है वो 14,250 के बराबर है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये बोल क्या रहा है कि कॉस्ट ऑफ चीपर एनिमल। चीपर एनिमल कौन था इन दोनों में? देखो यही चीपर एनिमल था ना, शिप चीपर एनिमल था। इसका मतलब 1 की वैल्यू जो भी निकलेगी उसी से 40 को इंटू करेंगे, तो यानी 40 इंटू 1 की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 की वैल्यू निकलेगी 14,250 डिवाइडेड बाई 95। ठीक है, अब 95 से इसको दे दो। अब देखो अगर हम देते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 5 से ही काट देते। 5 से 19 बार में चला जाएगा, 5 से कितने बार में चला जाएगा? 5 से 2 बार में 14 जाएगा, तो यहाँ से 10 4 आएगा 42, 8 बार में 4 8 या 40। ठीक है, 25 गया, यहाँ 5 आया, यहाँ 0 आया। ठीक, अब ये 19 से काट दो, 19 से काट दो तो एक बार में यहाँ 9 5 95, ये 5 बार में चला जाएगा, यहाँ 0, यानी 150 हो गया। अब 150 इंटू 40 हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 लिख दिए और 2 जीरो अलग बैठा दिए। ठीक है, 60 लिख दिए और 2 जीरो अलग बैठा दिए, 6000। इसका मतलब उसको 6000 जो है वो खर्चा हुआ था शिप खरीदने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि द सैलरी ऑफ राम इंक्रीजेज बाई 25%। राम की सैलरी जो है वो 25% बढ़ती है। 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब अगर 4 थी सैलरी तो 5 हो गई। ठीक है, और his expenditure increases in the ratio of 7:11। मतलब अगर 7 थी पहले तो अब वो 11 हो चुकी है। तो एक्सपेंडिचर मान लो 7 थी तो अब हो गई 11। ठीक है, ये क्या है? इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। इधर सेविंग भी निकलेगा। देखो आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ हिज सैलरी कंसिस्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ओनली। एक्सपेंड करता है और सेव करता है, यही होता ही है। एंड हिज सेविंग नाउ इज 10% मोर देन दैट ऑफ द सेविंग बिफोर द इंक्रीज ऑफ द सैलरी। फाइंड द एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी बिफोर द इंक्रीज इन सैलरी। ठीक है, बहुत कुछ बता दिया। तो चलो इसको कुछ नहीं, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे x इसलिए मान लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा सेफ खेलते हैं। ठीक है,
अभी पता नहीं है इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। x मानने में क्या जा रहा है, ये पहले 4x था तो अब 5x हो गया, मान लो ये y था, ये 7y था तो अब ये 11y हो गया है। तो सेविंग एक्चुअली क्या होता होगा, सेविंग तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो यानी 4x माइनस 7y हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 5x माइनस 11y हो गया होगा। अब इसी के बारे में तो कह रहा है ये इस लाइन में देखो कि हिज सेविंग नाउ इज 10% मोर देन सेविंग बिफोर द इंक्रीज, मतलब बिफोर इंक्रीज ये था, अब आफ्टर इंक्रीज ये है, ये 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि 5x माइनस 11y इज इक्वल टू 11/10 इंटू 4x माइनस 7y, ठीक है, ये हुआ है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ये 50 आएगा, यहाँ 50x हो जाएगा, और यहाँ 44x, 50 माइनस 44 क्या होगा, 50 माइनस 44 6x आ जाएगा, और ये इक्वल टू करो, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे माइनस 77y हुआ होगा, और यहाँ पे 110y हुआ होगा, यहाँ पे इंटू करके, तो 110 उधर जाएगा, उधर 77, तो यानी 33y हो गया होगा। अब ये 3 से काटो 2 बार में, 3 से ये 11 बार में, यानी x/y अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 11/2। पूछ क्या रहा था कि फाइंड हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है वो तो ये था, एक्सपेंडिचर जो है वो ये था, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी बिफोर इंक्रीज। अच्छा, बिफोर इंक्रीज की बात हो रही है, 7y की बात हो रही है, तो देखो x अगर 11 को डिनोट कर रहा है तो y जो है 2 को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे 7y की वैल्यू क्या हो गई होगी, 7 दूनी 14, ठीक है। एक्सपेंडिचर बिफोर इंक्रीज इन सैलरी, अच्छा सैलरी के हिसाब से, तो सैलरी उसका क्या था 4x, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11, तो यानी ये 44 हुआ होगा, तो यानी 14/44, यानी 7/22, 7/22, तो 1/22 का तो पता नहीं है हमको, बेसिक फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलो ऐसे निकाल देते हैं, 7 इंटू 7/22 इंटू 100, ऐसे ही तो निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये मान लो 50 हो गया, और ये यहाँ पे 11 हो गया, तो यहाँ पे 35 0/11, 11 से काटो कितने बार में, 3 बार में 33, और 20 गया एक बार में, 9 पॉइंट दिए 0, 8 बार में 88, ठीक है, और 20 फिर एक बार में, ये समथिंग समथिंग आएगा, इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ कैंप ऑफ सोल्जर्स हैज़ फूड फॉर 400 डेज, 400 डेज के लिए फूड है। आफ्टर 40 डेज 150 सोल्जर्स लीव द कैंप, 150 लोग 40 दिन के बाद चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट, इससे क्या होता है कि द फूड कैन लास्ट फॉर 480 डेज फ्रॉम ऑनवर्ड्स, अब 480 दिन और चल जाता है फूड। तो इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर, देखो फूड तो हर समय बराबर ही रहा होगा ना, फूड तो अलग से उसमें ऐड किया नहीं गया है, फूड तो जो पहले था वही बाद में था, ठीक है, फूड तो ऐड किया नहीं गया, तो यानी कि फूड की क्वांटिटी बराबर है। तो यही हिंट है कि फूड की क्वांटिटी पे हम अगर इक्वेशन बना देते हैं तो वो बराबर होगा, और उससे जो है अगर हम जो भी वेरिएबल लेंगे, मान लो x लेते हैं किसी चीज़ को क्या जो पूछ रहा है इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स, इसको x अगर लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो अभी हम करते क्या है कि x मान लेते हैं कि ये तो पता ही है, बेसिक जो हमारा मेथड होता है, x मान लो सोल्जर थे तो 400 दिन सोल्जर को खाना था, मतलब 400x फूड था टोटल, ठीक है। अब यही 400x कितने के बराबर है, 40 दिन तक तो खाए x लोग 40 दिन तक तो खाए थे, उसके बाद ही तो 150 गए, तो यानी 40x तो फूड खाया, और उसके बाद फिर क्या हुआ 480 दिन, अब 480 दिन खाया गया, कितने लोगों के द्वारा, x माइनस कितने लोग गए थे, 150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 360 हो जाएगा, और यहाँ पे ये है 480x, तो ये इधर 360 इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120x हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस में है, ये इधर
प्लस में आ गया होगा 480 इंटू 150। ठीक है, 480 इंटू 150। अब ये देखो 120 जो है इसको 4 बार में उड़ा देगा। ठीक है, तो 4 इंटू 15 60 और 0, ये हो जाएगी x की वैल्यू, यानी कि 600 सोल्जर्स थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है 1/3, 1/3 ऑफ इंटू कर देते हैं इसको। ठीक है, अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंटू है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 प्लस यहाँ पे क्या है, 8 2 10। ठीक है, 10 प्लस 10 यहाँ पे 20 हो गया, 20। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से अरे यार, एक सेकंड। ठीक है, इसको पहले मिटाता हूँ और फ्रेश करते हैं। ठीक, फ्रेश हो गया। अब ये देखते हैं, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ इंटू है, यहाँ से आया 10, यहाँ पे हो गया 10, 10 10 जोड़ दिए, यहाँ हो गया 20। ठीक, 20 हो गया। अब यहाँ पे देखो इंटू है तो यहाँ पे हो गया 46, 46 और यहाँ 46, 46 46 कितना हो गया, 46 और 46 कितना हो गया, दो में 92, 92 प्लस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 92 प्लस 20 112, 112 हो गया। अब 112 का ये कैसे हो रहा है, ये 1 2 4, ये कटेगा नहीं, कहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ये कट जाना चाहिए था। ये देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 और यहाँ पे तो प्लस प्लस में है तो 10 10 20 हो गया, 20 आया। तो यहाँ पे हो गया 46, 46 और 46 52, 52 20 112, नहीं, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, अब 100 मीटर की रेस होती है, उसमें क्या होता है, ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स टू बी, बी को बोल देता है कि तुम भाई तुम जाओ दौड़ो, मैं बाद में दौड़ूंगा। ठीक है, और उसको दौड़ाने के बाद ये दौड़ता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का था, तो बी को दौड़ा देता है, बी आगे पहुंच गया होगा, 20 मीटर आगे पहुंच गया है, और ए यहीं पे है कि जाओ जाओ मैं हरा दूंगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ कहीं टारगेट पे इसको बीट करेगा ये। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हाँ भाई बीट ये करवाएगा, एंड डिफीट्स हिम बाई, देखो करवा दिया ना, डिफीट्स हिम बाई 4 सेकेंड, और इसको 4 सेकेंड पहले ही, देखो पहले ही दौड़ा दिया था इसको, और इसको पहले दौड़ाने के बाद भी ये 4 सेकेंड लेट आया, बी जो है 4 सेकेंड लेट क्यों, बाई 4 सेकेंड, डिफीट हिम बाई 4 सेकेंड का मतलब 4 सेकेंड पहले ए पहुंच गया और उसके बाद बी पीछे से पहुंचा होगा 4 सेकेंड बाद। इफ़ द स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए की स्पीड दे दी कि भाई इतने स्पीड से दौड़ रहा है जो भी है 10 किलोमीटर पर, तो स्पीड ऑफ बी पूछ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे कि भैया देखो 100 का तो ट्रैक था, 100 का ट्रैक था, और ये 100 का ट्रैक था, और इस पे जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ा है, तो कितना टाइम लगाया होगा। देखो यही इसी में खेल है, बस और कुछ नहीं करना है, 10 को जो है बदल देना है 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो कुछ करना नहीं है, टाइम ऑफ ए निकाल देंगे हम। टाइम ऑफ ए कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस क्या है 100 और स्पीड क्या है 10, 10 को हम चेंज करेंगे 5/18 से इंटू करके मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, तो 5 नीचे 18 ऊपर। ठीक है, 10 से एक जीरो चला गया इधर, 5 से ये 2 बार में चला गया, इसका मतलब इसको 36 सेकंड लगा होगा। अब इसको 36 सेकंड लगा, तो टाइम जो बी को लगा होगा क्या, 4 प्लस 36 होगा, क्योंकि 4 मिनट लेट पहुंचा, 4 मिनट ये पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब 4 मिनट ये लेट पहुंचा उससे, 4 मिनट लेट पहुंचा तो 4 प्लस 36 यानी कि 40 सेकंड इसको लगा। अब देखो 40 सेकंड लगा, लेकिन कितना दौड़ने में, 40 सेकंड लगा, 20 मीटर तो ये दौड़ चुका था ना भाई,
20 मीटर दौड़ चुका था और टोटल जो ट्रैक था वो 100 का था, तो ये 80 मीटर दौड़ने में इसको 40 सेकंड लग गया। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो गई? स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जो ऑप्शन दिया था ना वहाँ पे, ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में था, तो कुछ नहीं, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड से करना होता है तो 18/5 से करते हैं, इंटू ये हो जाएगा 36/5। 36/5 को डिवाइड करोगे तो 7.2 आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, सही लिखा है ना मैंने 7.2। ये 7 बार में 35, 10 2 बार में, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ b इज इक्वल टू सी, बी अगर c के बराबर है तो फाइंड द एलसीएम होता है। ये जब भी ये एक्सप्रेशंस के एलसीएम के लिए बोलता है जब भी, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो भी इसके वेरिएबल्स हैं ना, ये a या b हो गया, c हो गया, इनके हाईएस्ट पावर को देखते हैं। एलसीएम को डायरेक्ट समझो, ये लोएस्ट की बात कर रहा है तो इसमें हम हाईएस्ट पावर खोजेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, तो अब इसमें लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है कि b इज इक्वल टू सी, तो हम b इज इक्वल टू सी बराबर कर देते हैं। अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर b इज इक्वल टू सी है तो a स्क्वायर तो हो गया, और यहाँ पे बी सी है तो b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया a यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और b क्यूब है, c है, तो यानी b के पावर 4 लिख सकते हैं। c भी तो b के बराबर है, तो b के पावर 4 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया a पे पावर 8 और b के पावर 5, ये तो वैसे का वैसा। ठीक है, ये क्या हो गया, c नहीं, पहले a लिखते हैं, a की पावर 1 है और b की पावर क्या है, 2 और 9, तो यानी 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया a पहले लिख देते हैं, a की पावर 1, c और b बराबर है तो ये b की पावर 6 आ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया a की पावर 3 और b की पावर 1 और यहाँ 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा a की जो हाईएस्ट पावर हो, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ 8 8 8 1 1 3, तो यानी a की पावर 8, ये हो गया। और b का देखो 2 4 5 11, 11 ही सबसे ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो b की पावर 11, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 men बिल्डिंग अ वॉल एट अ रेट ऑफ 10 hours पर डे कैन complete in 12 days, completed in 12 days. What would be the number of days taken by 25 men at 6 hours per day to build it? ठीक है, तो मैन आर और डे वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि m1 d1 h1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइडेड बाई w2। ठीक है, अब यहाँ पे m1 क्या है, ठीक है, m1 क्या है, यहाँ पे 20 लोग हैं। ठीक है, डे कितना ले रहा है, तो पर डे काम कर रहा है, 12 दिन ले रहा है, और यहाँ पे 10 आवर्स ले रहा है, तो 10 आवर्स डिवाइडेड बाई वर्क कितना हो रहा है, एक। यहाँ पे m2 जो दूसरे केस में पूछा है 25 मैन इंटू d2 क्या है, डे कितना ले रहा है ये तो निकालना ही है। ठीक है, और यहाँ पे 6 आवर्स, तो 6 आवर्स, और काम कितना, एक। तो बस इसमें काट दो, 5 से ये 5 बार में चला गया, 5 से ये 4 बार में चला गया। ठीक है, 6 से ये 2 बार में चला गया। ठीक है, अब इधर बचा क्या, 5 बचा, 5 से ये 2 बार में चला गया, तो यानी d2 क्या हो गया, d2 हो गया 4 इंटू 4, 16 दिन, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ कार हैज़ 20 sorry, a car has to cover a distance of 288 kilometer in 20 hours। 288 kilometer 20 hours में करना है if it covers half of the journey in the in ओके, यहाँ पे छूट गया ये, इसको हाफ ऑफ द टाइम नहीं, 1/5 ऑफ द टाइम था, 1/5 ऑफ द टाइम था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
हाँ 1/5 ऑफ द टाइम में अगर ये करता है, ये पूछा गया था कि फाइंड द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट। पूछ ये रहा है कि कार है, ठीक है, कार यहाँ से यहाँ चल के 288 किलोमीटर कवर करना है इसको, और ये ना 20 घंटे में कवर करना है इसको, कि 20 घंटे में इसको पहुँच जाना है भाई यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़रूरी काम है, यहाँ पे पहुँच जाना है। अब क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये कवर कर लेता है हाफ जर्नी, मतलब हाफ जर्नी इसका मतलब 144 किलोमीटर कवर कर ले रहा है। कितने में? 1/5 टाइम में, मतलब जितना उसको टाइम लगाना था 20, तो उसका 1/5 यानी कितना हो गया, 4 घंटे में। 4 घंटे में ये 144 किलोमीटर तय कर लेता है। अब बचा कितना? बचा 144 किलोमीटर। कितना घंटा बच गया? तो यहाँ पे 4 घंटा कंज्यूम कर चुका है 20 घंटे में से, तो अब बचा कितना? 16। तो 16 9 बार में, यानी 9 के स्पीड से चलेगा तो कंप्लीट कर लेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इंक्रीजेज बाई 1.5 kg। 1.5 kg से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 12 पर्सन का। व्हेन अ पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 45 kg, 45 kg वाला चला गया और न्यू मेंबर आ गया, और इसका 1.5 kg से सबका वेट जो है वो बढ़ गया 12 लोगों का। तो 12 लोगों का 1.5 kg बढ़ा है, 1.5 kg, तो इसका मतलब कितना हो रहा है? 18 kg। 18 kg टोटल में बढ़ गया। तो टोटल में कब बढ़ा? 45 वाला तो गया, तो इसका मतलब 45 का तो ये होगा ही, और भी कुछ एक्स्ट्रा लेके आया होगा जिसकी वजह से बाकी 12 लोगों का इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये 45 और प्लस यहाँ पे 18, तो यानी कि ये 63 kg का नया आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 7:3 प्रेजेंट एज, ठीक है। आफ्टर 10 years आफ्टर, रेशियो ऑफ देयर एज बिकम्स 13:7। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट का डिफरेंस। अब देखो ये डिफरेंस अगर देखते हैं तो यहाँ तो 4 है, और यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे 6 है। ऐसा हो सकता है कभी, अगर कोई आज 5 साल का है एक बच्चा और एक है 10 साल का, ठीक है, तो अगर 2 साल के बाद देखे तो इसका एज 7 हो जाना चाहिए और इसका एज क्या हो जाना चाहिए? 12। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो देखो 5 साल का गैप है इन दोनों में, भाई भाई हैं दोनों। और यहाँ पे 2 साल के बाद अगर देखें तो 2 साल के बाद भी इनका गैप तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सेम ही ईयर्स बढ़ रहे हैं, 2 साल, तो गैप तो सेम रहेगा। देखो सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखो यहाँ अंतर आ रहा है। इसका मतलब हमें इस गैप को सेम करना होगा। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि 6, जैसे यहाँ पे अंतर कितने का है? 6 का, तो 6 को यहाँ पे इंटू करो और यहाँ पे इंटू करो, और जैसे यहाँ 4 आया तो 4 को यहाँ पे इंटू करो और 4 को यहाँ पे इंटू करो, और तब जो रेशियो है वो लिखो। तो यहाँ पे देखो तब रेशियो क्या आ जाएगा? 7 छक 42, ये 42 हो गया, 6 तिया 18, 4 चौक 24, और यहाँ 13 चौके 52, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 साल का गैप आ रहा है, यहाँ भी 10 साल का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट है। तो ये प्रेजेंट एज का था, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 24। 24 ही आया ना, देखो यहाँ पे 8 में 4 जोड़ो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 और 2 4, हाँ 24 का डिफरेंस है, यही पूछा था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 15,000 इन 2 years एंड दिस इतना इन 3 years, और 3 साल में इतना। तो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा जब भी क्वेश्चन देगा ना कि 2 साल में दिया हो और 3 साल में दिया हो उसका, और पूछ रहा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हमको कंजिक्यूटिव ईयर का जब भी दिया रहता है तो वो आराम से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि 3 साल में क्या बोल रहा है कि 18,448 अमाउंट हो चुका था, 2 साल के बाद इसका अमाउंट कितना हुआ था? 15,000। तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, यानी 1 साल में ये बढ़ा कितना? 1 साल में बढ़ा ये 8 4 4 3,
यानी 3 4 4 8 बढ़ा, कितने 15,000 हो चुका था उसके बाद ये बढ़ा था, यानी 15,000 पे इतना बढ़ा है, तो यानी पे 100%, तो पर 100 कितना होगा, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 150 बाई सॉरी दिस बाई दिस, और ये 150 से काटो, 2 बार में 300 होता है, 448 आया, तो 448 आया, तो ये लमसम अगर हम 3 कर देते तो लमसम 2 ही कम है ना, अगर यहाँ पे 450 होता तो 3 कर देते तो हो जाता 23% के लमसम, लेकिन 23 से थोड़ा कुछ कम होगा, तो 22.99 ऑप्शन में था, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 23 से कम होगा आंसर में, आप देखोगे तो समझ जाओगे, नहीं तो फिर एग्जैक्टली सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स ऑन रहेगा, तो जो भी आपकी क्वेरी होगी या फिर कुछ लगता है कि लेक्चर में इंक्लूड करना चाहिए हमें, तो वो आप बताइए मुझे, और कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, और जो नए क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड कर सकूं। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आसानी से सॉल्व हो सकता है, मतलब मैंने जो मेथड बताया उससे भी आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो वो आप बताइए मुझे, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि उसको मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से, और मैं भी नेक्स्ट टाइम से ऐसे मेथड्स लाऊंगा जो कि मिनिमम एफर्ट के साथ ज़्यादा आपको बेनिफिट कर रहे हों। और मेन तो इशू रहता है टाइमिंग का, तो टाइमिंग हम इसी तरीके से देखेंगे कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है, इसलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, ताकि आपको वो पता चले कि हम एग्ज़ाम में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर करवाते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, इसमें 2-2 मिनट लग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप एग्ज़ाम के टाइम पे करोगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी इसी चीज़ पे, तो आपको कम टाइम लगेगा। तो आई होप आप जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो क्लियर होगा, कहीं कोई चीज़ क्लियर नहीं होती वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जो चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए वो भी फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और वीडियो अगर सही लगे तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें हों, आपको जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।